नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या 7 के अंतिम भागों को अपने पढ़ रहे हैं। तो जो कक्षा 10 का अध्याय संख्या 7 है राज्य सरकार, उसके अंतर्गत हमने जाना है कि जो मंत्रिय है या मंत्री परिषद है, ठीक है, या वास्तविक कार्यपालिका जो है उसके बारे में अपने पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मंत्रियों के चयन, उनके गठन, मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से होता है, उनका चयन किस प्रकार से होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मंत्रियों की श्रेणियाँ, कि ये जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्या श्रेणियाँ रहती है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपने। तो देखिए, मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रमुखतः कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार। एक एक करके इनके प्रकार पढ़ते हैं अपने। सबसे पहले प्रथम प्रकार के जो मंत्री होते हैं जिनको कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। आपने सुना होगा टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स में कि कैबिनेट मंत्री, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, क्रियान्वित करवाई जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। तो प्रथम प्रकार के होते हैं कैबिनेट मंत्री, या जिनके लिए अपने कह सकते हैं मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य। प्रथम प्रकार के जो मंत्री होते हैं या मंत्रियों की श्रेणियों में जो प्रथम प्रकार के मंत्री हैं उनके लिए होगा कैबिनेट मंत्री, या उनको कहते हैं मंत्री परिषद के सदस्य। ठीक है, यह रहता है प्रथम प्रकार। दूसरे जो प्रकार के मंत्री होते हैं इनके लिए कहा जाता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, या तीसरे नंबर पर आते हैं उपमंत्री। ये 3 प्रकार रहते हैं, या मंत्रियों की श्रेणियों में प्रमुखतः 3 प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब देखिए, कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण करते हैं। और दूसरे स्तर के होते हैं राज्य मंत्री। कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, और कुछ राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के कार्य में हाथ बंटाते हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यानी इनकी श्रेणी को अगर समझें अपने, तो इनमें सबसे ऊपर जो रहेगा वह होगा कैबिनेट मंत्री। ये सबसे ऊपर है, सबसे अधिक कार्य इसके हैं नीति बनाना या नीतियों के बारे में विचार विमर्श करना, निर्धारण करना, उनका यह कार्य रहता है कैबिनेट मंत्री का। इसके अंडर कार्य करते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री को कई बार क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विभाग भी दिया जा सकता है, कोई विभाग संभालने के लिए। ऐसी कब परिस्थिति होती है जब जो कैबिनेट मंत्री है कोई एक, उसके पास एक से अधिक ज़्यादा है या कार्यभार ज़्यादा है, तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र रूप से कोई विभाग दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कैबिनेट मंत्री के रूप में लगभग वह कार्य करता है। तीसरा जो है उपमंत्री। उपमंत्री क्या है, इन दोनों के लिए ही होते हैं, कैबिनेट मंत्री के लिए भी और राज्य मंत्री के लिए भी, दोनों के सहायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी उपमंत्री क्या है, एक सहायक मंत्री है जो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री की सहायता के लिए होता है, उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालने के लिए होता है। कैबिनेट मंत्री जो क्या है, मंत्री परिषद का सदस्य है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार रहते हैं और उनका उपयोग उसके द्वारा किया जाता है। अभी जो नेक्स्ट इसके अंतर्गत आते हैं वह रहते हैं अपने राज्य मंत्री, जो क्या है स्वतंत्र रूप से या तो किसी विभाग को संभालते हैं और या फिर कैबिनेट मंत्री के कार्य को संभालते हैं या उसको पूरा करते हैं। यह तो रहता है अपने मंत्रियों की श्रेणियों का पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है मंत्रियों का कार्यकाल। मंत्रियों का
मंत्रियों के कार्यकाल के बारे में अगर अपनी चर्चा करते हैं तो इसमें अपने को प्राप्त होगा कि नॉर्मली जो कार्यकाल है मंत्रियों का वो विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। इस पर विधानसभा के विश्वास, विधानसभा के विश्वास का मतलब यह रहता है सीधा सा कि जब तक विधानसभा या उस विधानसभा के मुखिया के प्रति उस सदन में विश्वास है, तब तक क्या है, मंत्रियों का कार्यकाल रहेगा विधानसभा के। ठीक है, अगर उस सदन के मुखिया के खिलाफ क्या लिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और किसी कारणवश या राज्यपाल के जो अधिकार कानून है उनके अंतर्गत अपने देखते हैं, तो अगर विधानसभा को विश्वास प्राप्त नहीं रहता है तो उसके सारे जो मंत्रिमंडल है या मंत्री है उनका कार्य भी उसी समय समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर जो नॉर्मली हमारे रहता है वह यह कार्यकाल कितना रहता है, 5 वर्ष तक का रहता है। यानी अगर अपने मंत्रियों के कार्यकाल की बात करें तो यह 5 वर्ष तक तो रहता है निर्धारित रूप से, लेकिन यानी सामान्य या अधिकतम रूप से यह क्या है 5 वर्ष तक का रहता है। लेकिन कार्यकाल मंत्रिपरिषद का विधानसभा में विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष का है। विधानसभा का कार्यकाल भी कितने का है, 5 वर्ष का है। और विधानसभा के विश्वास पर ही क्या है, मंत्रियों का कार्यकाल रहता है, तो मंत्रियों का कार्यकाल भी कितना रहेगा, 5 वर्ष रहेगा। अभी अपने नेक्स्ट बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपके अंदर से वह है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं अपने, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है, क्योंकि कोई एक मंत्री क्या है, विधानसभा को संभाल नहीं सकता है, ना ही चला सकता है, उसके कार्य को सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता है। यह क्या है, सामूहिक कार्य है और इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होना आवश्यक है। ठीक है, कोई भी अलग होकर अलग अलग बांटकर आपस में ये सभी कार्यों का पूर्ण रूप से सही प्रोसेस से उसका क्रियान्वयन नहीं करवाया जा सकता है। किसी भी नीति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए इन सभी की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, दायित्व होता है। इसीलिए क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से जरूरी होता है। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। यानी जो पूरा मंत्रिपरिषद है उसको त्याग पत्र देना होता है। ऐसा सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत उनको सिखाया जाता है कि अगर विधानसभा क्या है, उनके द्वारा लाए गए विधेयक को पारित नहीं करता है या फिर यानी अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ लाया है, उसको पारित नहीं किया गया है, तो वो सामूहिक रूप से क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे। तो यह उनकी क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व बनता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं इनके वेतन तथा भत्तों की। वेतन तथा भत्ते, जैसा कि अपने जानते हैं नेताओं को वेतन बहुत ज़्यादा है और उनके लिए भत्ते भी बहुत ज़्यादा है, उनके बाद उनको पेंशन मिलती है, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन
क्या है, संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों का वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। ठीक है, 164(5) के अनुसार आर्टिकल 164(5) के अनुसार क्या है, मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते डिसाइड करने का जो कार्य है वो विधानमंडल को सौंपा गया है। अब जैसा कि मैंने बताया था, विधानमंडल में या तो 1 या 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो कहने का मतलब ये है कि वो ही स्वयं के लिए क्या है, वेतन तथा भत्ते डिसाइड करते हैं। जो भी नेता है वो स्वयं के लिए ही वेतन तथा भत्तों का डिसाइड करते हैं कि उनके लिए कितना वेतन होना चाहिए और कितना भत्ता उनको मिलना चाहिए। नेक्स्ट अपनी चर्चा करेंगे मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह कुछ मिनिमम पॉइंट थे, लेकिन ये है जो नेक्स्ट पॉइंट अपने मैं बताने जा रहा हूँ, यह है क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन अवश्य कीजिएगा। मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। तो देखिए, मंत्रिपरिषद सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल ही सबसे महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लेते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहली बात कि मंत्रिपरिषद में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, वह उसका मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, अब मंत्रिमंडल क्या करता है, एक छोटा सा ग्रुप है, यह क्या करता है, सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करता है। मंत्रिमंडल के क्या है, सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय लेते हैं। ठीक है, यह हो गया मंत्रिपरिषद का एक भाग या एक कार्य। मंत्रिमंडल की बैठकें प्राय सप्ताह में एक बार होती है। वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे इनकी बैठक बुलवा सकता है। ठीक है, या तो 7 दिन में एक बार या मुख्यमंत्री की मर्जी से कभी भी इनकी बैठक बुलाई जा सकती है। किसकी बैठक है, मंत्रिमंडल की बैठक है। वैसे संवैधानिक रूप से या अपने वैधानिक रूप से क्या है, सप्ताह में एक बार होनी निश्चित होती है, लेकिन किसी भी जरूरत के अनुसार स्थितिवश मुख्यमंत्री जो है वो इनकी मीटिंग क्या है, कभी भी बुला सकता है। सप्ताह में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार उसकी मर्जी हो बुला सकता है। मुख्यमंत्री है, लीडर है, सबका नेता है, तो ऐसा कर सकता है। इसके अलावा इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री करता है। बैठक का कोई कोरम गणपूर्ति नहीं होता है, यानी इस बैठक के इस जो मंत्रिमंडल की और मुख्यमंत्री की बैठक होती है उनमें कोई कोरम या गणपूर्ति नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उपाधि वाला नहीं होता है। इसमें सीधा क्या है, या तो मुख्यमंत्री हेड करेगा उस मीटिंग को, ठीक है, या तो मुख्यमंत्री हेड होगा, या फिर अगर मुख्यमंत्री मान लीजिए आउट ऑफ टाउन है, कहीं वहाँ नहीं है और उसके लिए मीटिंग होना जरूरी है क्योंकि सप्ताह में एक बार होना आवश्यक है, तो जो वरिष्ठ मंत्री है उन मंत्रिमंडल के मंत्रियों में जो वरिष्ठ मंत्री होगा वह क्या करेगा, वह इसका क्या है, लीड करेगा इस प्रकार की बैठकों को। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट अपने चलते हैं कि यह बैठक हमने जान लिया कि लीड किसके द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 प्रमुख नियम होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। ठीक है, एक के बारे में हमने पिछला ही पॉइंट पढ़ा है। एक तो यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उनका, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें 2 हैं।
सामूहिक उत्तरदायित्व। सेकंड थिंग क्या रहेगी, गोपनीयता। यानी जो मीटिंग्स में या बैठकें जो होती हैं उनमें क्या है, उनका डिसाइड रहता है सिस्टम कि एक तो वो क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, यानी किसी एक के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वैसा सभी के साथ। दूसरी बात, किसी एक के लिए वो सभी के सभी तैयार रहेंगे, ठीक है, एक के लिए सभी, सभी के लिए प्रत्येक के लिए एक और एक के लिए प्रत्येक, ठीक है। और दूसरी बात होती है उनकी गोपनीयता की। गोपनीयता का मतलब यह है कि उन बैठकों के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो रही है, गतिविधि हो रही है, उसको गोपनीय रखना या उसका सीक्रेट रखना क्या है, उनकी जिम्मेवारी होती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यानी मंत्रिमंडल की जो बैठकें होंगी उनके अंतर्गत क्या है, या तो निर्णय सभी के बहुमत से ही होता है, यानी सभी उस पर हाँ करते हैं तभी उस निर्णय को स्वीकार किया जाता है। अगर किसी विवाद विचार पर क्या होता है, विवाद होता है, तो क्या है, सभी को क्या है, मतभेद के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है और जो निर्णय स्वीकार किया जाता है उसको सभी के द्वारा अपनाया जाता है, अनुगृहीत किया जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो निर्णय उनकी बैठक में हुआ है और जिसको सभी ने स्वीकार किया है वो सभी को मानना होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से उससे सहमत है या नहीं है। यह उनके लिए कार्यप्रणाली उनकी रहती है। मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है और मंत्रिमंडल की कार्यवाही का निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। यानी जो भी निर्णय उस बैठक में किया जाएगा, मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली जो होती है उसके अंतर्गत जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, उन बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनको गोपनीय रखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है या गोपनीय रखने की शपथ उनके द्वारा ली जाती है। उसके बाद अपना जो पॉइंट रहेगा वह है मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वह है मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। जैसा कि आपने जाना है कि वास्तविक रूप से क्या है, कार्यपालिका की अध्यक्षता उसकी लीड करने वाला कौन होता है, मंत्रिपरिषद ही होता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा वास्तविक रूप से सारे कार्य की संचालन किया जाता है कार्यपालिका में। तो उसके पास क्या क्या अधिकार हैं और उसके पास क्या क्या शक्तियां निहित रहती हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श के लिए दिया गया है। यानी मंत्रिपरिषद क्यों है, मंत्रिपरिषद जो है वह विधानसभा के लिए क्यों आवश्यक है। अब इसके दो जवाब आते हैं। पहला, आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वह सहायता, दो वर्ड है इंपॉर्टेंट, सहायता और परामर्श हेतु है। किसके? राज्यपाल के। राज्यपाल कौन है? वैधानिक अध्यक्ष। किसका? विधानसभा। विधानसभा का क्या है? वैधानिक अध्यक्ष है राज्यपाल। तो फर्स्ट आंसर आता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के लिए क्यों आवश्यक है। तो उसमें यह रहेगा कि क्योंकि वह आर्टिकल 163 के अनुसार क्या है, मंत्रिपरिषद सहायता और परामर्श के लिए है, राज्यपाल के सहायता और परामर्श के लिए है, जो उसका वैधानिक अध्यक्ष है। विधानसभा के वैधानिक अध्यक्ष की सहायता और परामर्श के लिए क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। लेकिन वास्तविक
अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? मंत्री परिषद है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर और प्रधानमंत्री होता है नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो अब दूसरा जो आंसर रहता है, एक तो यह हो गया कि क्यों आवश्यक है मंत्री परिषद, दूसरा जो आंसर है वह यही आंसर अपने मिलता है इस चीज में या इस पॉइंट में कि मंत्री परिषद की शक्तियां क्या है और उसके कार्य क्या है। लेकिन वास्तविक में क्या है, जैसा कि मैंने बताया, यह वैधानिक अध्यक्ष है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक में क्या है, स्थिति चेंज हो जाती है। वास्तविक स्थिति में क्या है, राज्यपाल अध्यक्ष नहीं है, इस सारे कार्य को संचालन करने का कार्य मुख्यमंत्री और उसके द्वारा चुने गए मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा इसका संचालन किया जाता है, इसकी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसको अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी मंत्री परिषद के शक्तियों और कार्य का जो भाग है अपना, वो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक के नोट्स बनाइए। धन्यवाद।